नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। जी हां, कांग्रेस ने वोट चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का इल्जाम गढ़ा। वहीं आपको बता दें, 10 दिन में हर विधानसभा से फर्जी वोटरों की लिस्ट उजागर करने का प्लान है। राहुल गांधी के गुस्से को तनखा ने लोकतंत्र की आजादी से जोड़ा तो रीवा से अभियान शुरू। उधर भाजपा के हेमंत खंडेलवाल और विश्वास सारंग ने इसे संविधान का अपमान और बिहार हार का फेस सेविंग बताया है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से वोट चोरी के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बैठक में आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग को आगे रखकर मध्य प्रदेश में वोट चोरी का काम कर रही है, जिसे रोकना आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि हर विधानसभा में फर्जी वोटरों की सूची उजागर की जाए और 2018 से 2023 के बीच हुए वोटर फर्जीवाड़े का दस्तावेजों के साथ खुलासा किया जाए। कांग्रेस विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों ने इस संबंध में रिपोर्ट भेजने के लिए पीसीसी से 10 दिन का समय मांगा है। पटवारी ने कहा, इन 10 दिनों में पूरे प्रदेश की हर विधानसभा से वोटर सूची में फर्जीवाड़े की जानकारी कांग्रेस के पास आ जाएगी। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सांसद विवेक तनखा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मध्य प्रदेश में वोट चोरी के खिलाफ जमीन पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तनखा ने कहा कि जब महात्मा गांधी को गुस्सा आया तो अंग्रेजों से मुक्ति मिली, और अब जब राहुल गांधी को गुस्सा आया है, जिससे लोकतंत्र फिर से आजाद होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जानकारी दी कि वोट चोरी का अभियान रीवा से शुरू हो गया है। इतने दिनों में पूरा देश जान चुका है, राहुल गांधी जी ने जो सत्य फैक्ट और फिगर के साथ में देश के सामने रखे, वो आज कोई भी चुनाव आयोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होकर अपने गलत किए हुए काम को छुपा नहीं सकती। चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी देश पिछले दिनों के अंदर जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, वो देश मंजूर नहीं करेगा। ये देश का मुद्दा है। इस पर अगर हम राजनीतिक विचार के साथ, सत्ता और ताकत के साथ खड़े रहेंगे तो देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगी, वोट की ताकत नहीं बचेगी। जब हमने वोट के चोरी के सत्याग्रह की भूमिका में हजारों लोगों ने उसमें सम्मिलित हुए। यही कल हरीश चौधरी जी की उपस्थिति में हम ग्वालियर में तिरंगा यात्रा, वोट चोरी सत्याग्रह तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यही 15 अगस्त को हम भोपाल में भी इस आयोजन को करेंगे। और हम प्रजातंत्र है भाई, और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत। और पूरा जब ऑपोजिशन 300 लोग, 300 एमपी कल हम लोग परसों मार्च करके गए थे, हमको रोक दिया गया था पार्लियामेंट के बाहर, इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दिया गया। तो क्या कह रहे थे 300 एमपी कि आपका ये तौर तरीका देश को मान्य नहीं है, और जब तक आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करोगे तो इस प्रजातंत्र में विश्वास कैसे आएगा किसी को। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि संविधान और जनादेश दोनों का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को ओछी मानसिकता का परिचय बताया और कहा कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, जहां कभी भाजपा जीतती है, कभी कांग्रेस, कभी अन्य पार्टियां। खंडेलवाल ने जोर दिया कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को चुनाव आयोग जैसी संस्था पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि पार्टी अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। वहीं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग करके राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं। सारंग ने इसे बिहार चुनाव में संभावित हार से जनता का ध्यान भटकाने और फेस सेविंग की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अब गांधी सरनेम से काम नहीं चलेगा, राहुल गांधी को अपनी नीयत भी ठीक करनी होगी। कुल मिलाकर ये विवाद मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गहरा सवाल उठाता है, जहां कांग्रेस फर्जी वोटरों के मुद्दे को उजागर कर भाजपा पर हमला कर रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता
केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना है। वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। नक्सली आंदोलन का मूल यही होता है कि व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के असंतोष पैदा कराया जाए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं, यह उसी का प्रयास है। आप लगातार चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हैं, ईवीएम पर इल्जाम लगाते हैं, पर वो इल्जाम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं। आप उठाकर देखिए कि एक भी बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में कोर्ट में या चुनाव आयोग के समक्ष जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की हो। जब जब इस देश के मान और सम्मान का लोहा दुनिया मांगती है, तब तब राहुल गांधी जी इस देश की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस बैठक और आरोप प्रत्यारोप से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है, जबकि भाजपा इसे लोकतंत्र का अपमान बता रही है। राहुल गांधी के गुस्से को आधार बनाकर कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा का दावा कर रही है, लेकिन भाजपा इसे चुनावी हार की पूर्व तैयारी मानती है। अंततः ये विवाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और जनता को सजग बनाता है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मंजरी जैन जुड़ी हुई हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ रचना तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मंजरी जी आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है, PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर जिस तरह से चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का इल्जाम जड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ना, राहुल जी को जब भी चुनाव में हार मिलती है तो दोष कभी ईवीएम पर डालते हैं, कभी चुनाव आयोग पर डालते हैं, कभी मतदाताओं पर। तो लगता है कि हार का जिम्मेदार खुद को मानना इनके DNA में शामिल नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि पहले अपने आप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देश का चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, उन्होंने भी साफ कहा है राहुल के आरोपों को कि कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, लेकिन राहुल जी अपनी हार का ठीकरा बार बार अपने सरकारी संस्थाओं पर डालते हैं, चुनाव आयोग पर डालते हैं, कभी जनता पर डालते हैं। तो ये कमजोर नेतृत्व, कमजोर रणनीति और जनता से कटाव जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए राहुल गांधी को, ना कि लोकतंत्र का हमें पाठ पढ़ाएं। पार्टी के इतिहास में 1959 में केरल में जब पहली चुनी हुई सरकार को गिराया था तो कांग्रेस ने गिराया था। 1975 में अगर इमरजेंसी लगाई थी और कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था इंदिरा गांधी जी को, और उस समय इमरजेंसी लगाई। तो ये सब काम तो कांग्रेस करती आई है और दशकों से करती आई है। 1980 के दशक में चुनावी धांधलियां, ये सब दर्ज है। इनकी दादी 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब चुनाव में गड़बड़ी का दोषी पाया, यानी लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की शुरुआत कांग्रेस ने की। तो ये सब चीजें हैं। और लेकिन अब झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, जनता को उलझाना, अगर आपके पास ऐसे प्रमाण है तो आप जाइए, आपके पास तो खुला ऑप्शन है ना, आप तो कोर्ट में याचिका दायर करिए। सोशल मीडिया पर क्यों गेम खेल रहे हैं, जनता को क्यों भ्रम में डाल रहे हैं? हार के बाद आत्ममंथन करने की बजाय आप आरोप मढ़ते हैं। जनता के वोट को चुराना तो दूर, आप तो जनता का भरोसा भी खो चुके हैं। तो ये सब जो है, ये सब जनता देख रही है। तो बीजेपी का चुनाव जो है, वो चुनावी रिकॉर्ड जो है वो हमेशा से पारदर्शी है। हम विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता से सीधा संवाद रखते हैं, तभी हम चुनाव जीतते, धोखे या फर्जीवाड़े से नहीं। अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने से लोकतंत्र नहीं चलता। तो इनकी समस्या वोट चोरी नहीं है, वोट कमी है। देश की जनता आपको और आपकी पार्टी को बार बार नकार रही है, इसे स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए, वरना जनता तो यही कहेगी ना, ये नेता वही है जो हार में भी जनता का भरोसा जीत ले, और बहानेबाज वही है जो हार को भी साजिश बता दे। तो ये वैसा है जैसे परीक्षा में कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आती तो वो कहते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। वही राहुल जी का हाल है और पूरी कांग्रेस का भी वही हाल है।
ठीक है, रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई कांग्रेस प्रवक्ता है। रचना जी, क्यों पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है? क्या ऐसा मंजरी जी का कहना है कि जिस तरह से जब बच्चों का एग्जाम होता है और जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो यूजुअली इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, तो क्या कांग्रेस के लिए चुनाव जो है आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है कि इस तरह से बोलना पड़ रहा है चुनाव आयोग को? ये तमाम जो सवाल हैं वो मंजरी जी के हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, मैंने अभी आप सभी को प्रणाम के साथ में अपनी बात की शुरुआत कर दी। मंजू जैन जी को मैंने सुना अभी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी कि आपातकाल लगा था तो ये लगा था, वो बहुत सारी बातें कही। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर 13 साल से आपातकाल की स्थिति हम लगातार जो कदम कदम पर झेल रहे हैं ना, वो नोटबंदी के नाम पर भी है, वो किसान आंदोलन पर जिसने 750 किसानों ने शहादत दी थी, 1 साल तक डटे रहे दिल्ली में, वो भी आपातकाल की स्थिति थी। जीएसटी जो व्यापारियों पे थोपा गया और कई उद्योग व्यापार बंद हो गए, वो भी एक जीएसटी था। अनिश्चित काल बिना कोई तैयारी के जो लॉकडाउन लगाया था, वो भी आपातकाल की स्थिति में आता है। और जहां आप ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी, राहुल जी प्रेस के सामने क्यों रोना रो रहे हैं, मैं ये शब्द पर आपत्ति लेती हूँ। यदि आप और मैं, मंजू जी और मैं आपसे अगर मीडिया से बात कर रहे हैं तो ये रोना नहीं होता, अपना पक्ष रखना होता है। और ये पक्ष रखने के लिए 1200-1500 पत्रकारों और मीडिया के साथियों के सामने के लिए 56 इंच का कलेजा असली वाला चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अपने चुनिंदा पत्रकारों के सामने बैठ के हम ये सवाल पूछ लें कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं, आप पसीना कैसे पोंछते हैं। ये सब कलेजा चाहिए 56 इंच का ओरिजिनल, ये राहुल गांधी में है। और लगातार जब आप बात कर रही हैं ना कि हारने के बाद इतना हौसला अगर किसी में है तो राहुल गांधी में, कि आज भी वो व्यक्ति इतनी हार, इतना आप लोग जितना उसको क्रिटिसाइज करते हैं उस व्यक्ति को, जितना आपने मीडिया के माध्यम से उनको एक विशेष नाम से उसको संबोधित किया, उनको जितना मीडिया में आपने पैसा लगाया ना उनको व्यक्ति को वो करना, उसमें आज आप ये देखिए कि सबसे पढ़ा लिखा नेता है वो। आज जिस यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं ना, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री है उस व्यक्ति के पास। आज मोदी जी, जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी बाहर जाके बदनाम करते हैं, तो मैं 6 वीडियो आपको मोदी जी के बता सकती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोई भारत देश था, कहाँ पैदा हो गए। ये शब्द वक्तव्य मोदी जी के ही रहे हैं, किसने किसको कितना बदनाम किया भारत में। और रही बात आप ये कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है तो आप कोर्ट जाए, हम तो जा ही रहे हैं, मगर हम अपनी बात तो रखेंगे ना। हम चुनिंदा पत्रकारों के सामने तो रखेंगे नहीं, हम 1200-1500 पत्रकारों के सामने अपनी बात रखेंगे। 56 इंच का कलेजा इसको कहेंगे। और आप जब बात करती हैं कि मैं तो उसी शब्द से रोना, मैं जो बात आपके सामने रख रही हूँ, रोना नहीं रो रही हूँ, अपना पक्ष रख रही हूँ। और आप ये बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जिस आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जब जजों के यहाँ से वोट मतलब नोट चोरी मतलब निकले, जिसको ना आग लग जाए, तो आप उस न्याय प्रणाली को क्या कहेंगे कि जजों के घर से इतना पैसा निकल रहा है? आप क्या बात करेंगे? आप जब चुनाव आयोग की नियुक्ति होने वाली थी तो बंद लिफाफे में चंद्रचूड़ सिंह जी को गृह मंत्री जी ने एक लिफाफा पहुंचाया था, जिसको चंद्रचूड़ जी ने मना कर दिया था कि नहीं, चुनाव आयुक्त नियुक्ति में एक विपक्ष का नेता होगा, एक जज होगा और एक आपकी पार्टी के नेता होंगे। आप क्या बात करते हैं? हम तो हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। रही बात सरकार गिराने की, इंदिरा जी ने उस टाइम से सरकार गिराई, तो आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? आपने गिराई। कहाँ कहाँ नहीं गिराई आपने? हर जगह आपने जो खरीद फरोख्त जो की है ना विधायकों के, सांसदों की, तो इसमें तो आप सबसे ज्यादा हुनरबाज है। और आप राहुल गांधी की बात करते हैं। मैं तो इस बात से कहता हूँ कि तूफानों से जो टकराए वो आंधी बनाएंगे, और नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाएंगे। हम ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं और राहुल गांधी की सेना की मैं पुरजोर कोशिश करूंगी। ठीक है रचना जी, आपके सभी आरोपों को, आपकी सभी बातों को मैंने सुना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बात समझ लेते हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मंजरी जी ने तो अपना पक्ष रखा एक प्रवक्ता के नाते, बीजेपी प्रवक्ता के नाते, वहीं रचना जी ने अपना पक्ष रखा कांग्रेस प्रवक्ता के नाते। जिस तरह से कांग्रेस के आरोप है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कांग्रेस पूरी पार्टी ही आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग का और कहीं ना कहीं देश का, प्रदेश का अपमान है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो संवैधानिक संस्था है, अगर उसकी कार्यशैली पर या उसकी किसी कमी पर लोकतंत्र में आवाज नहीं उठेगी तो फिर वो संस्था ठीक कैसे होगी? आप हमें बताइए। क्या न्यायपालिका के फैसलों को लेकर टीका टिप्पणी नहीं होती है क्या? निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इन्होंने न्यायपालिका के लिए क्या कुछ नहीं कहा? जगदीप धनखड़ आप नहीं है, लेकिन उन्होंने भी काफी कुछ कहा था। उसके पहले आप राम मंदिर के उस पे आइए, आप जब वो अदालत में मामला चल रहा था तो कहते थे कि अगर अनुकूल फैसला नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे। संवैधानिक संस्थाओं में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो कोई तो इस मुद्दे को उठाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप तो चुनाव आयोग पे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों तिलमिला रही है?
और मुझे आप ये बताइए कि इस देश में कौन सी ऐसी संस्था है जिसको आप ये कह सकती हैं कि निष्पक्ष है? कहाँ चोरी नहीं हो रही? प्रशासनिक अमला जो है काम की चोरी करता है। इरिगेशन में चले जाइए तो वहाँ पे नहरों के कामकाज में चोरी होती है। PWD में चले जाइए तो वहाँ जो गिट्टी की उसी डामर की चोरी हो आपको मिल जाएगी। बिजली विभाग में चले जाइए तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर की खरीदी में चोरी होती। कहाँ चोरी नहीं हो रही है? तो चोरी तो सब जगह हो रही है। सवाल तो खड़े होंगे ना। और अगर कांग्रेस ये कह रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दिखा रही है कि एक एक व्यक्ति के पास में 4-4 वोटर ID है। कहाँ से आ रही है 4 वोटर ID? ये किसने जारी की है? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग क्यों चुप है? वो एक नोटिस देकर केवल हलफनामा दे राहुल गांधी, इसके बाद से तो कुछ नहीं कह रहा। वो क्यों नहीं आगे आके कहता है कि जो भी राहुल गांधी ने जो तथ्य दिए वो गलत है? वो डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहा है? आज पूरा देश जो है डिजिटल हो गया, दुनिया डिजिटल हो गई है, लेन देन आपका डिजिटल हो गया है, सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। फिर आपकी मतदाता सूची क्यों नहीं आप उसको दे रहे हैं? आप राहुल गांधी को अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके आरोपों का आप जो है कायदे से आप उसका खंडन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाव में आ रही है चुनाव आयोग की? ठीक है। क्या ये दोनों की कोई मिली भगत है क्या? तो संदेह तो खड़ा होगा। फिर अभी आप SIR को देख लीजिए, आप जो वहां पर हो रहा है बिहार में, चुनाव से ठीक पहले। ठीक है, आप रिवीजन कीजिए, गहन परीक्षण कीजिए, लेकिन दस्तावेज का निर्धारण आप कैसे कर लेंगे? आप नियम कैसे बना देंगे? नहीं साहब, यही दस्तावेज जो होगा ये मान्य होगा, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। जनधन खाते इस देश में इतनी बड़ी 55 करोड़ जनधन खाते हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? अब अगर उनके पास में मान लीजिए कि हाई स्कूल का उसके वो 11 दस्तावेज नहीं है तो क्या वो वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आए जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबका जवाब चाहिए। आप इस तरह से किसी की बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी की दादी ने क्या किया था या राहुल गांधी तो 2014 में भी आप देखिए विनोद राय जो वो थे क्या कहते हैं, उन्होंने कितनी तरह के घोटालों की चर्चा की थी कि साहब ये चर्चा है, वो 2G का घोटाला है, कोल घोटाला है। आज तक किसी को सजा हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने ईडी के छापे डलवाए, कितने लोगों को शराब घोटाले में फलानी चीजों में पकड़ा, किसी को सजा हुई क्या? तो इस देश में राजनीतिक और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है और देश को राजनीतिक गुलाम समझकर जो है राजनीतिक दल जो है अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है। जनता के पास जनता अधिकार संपन्न नहीं है। कि जनता अधिकार संपन्न होती तो वो खुद चुनाव आयोग को भी ठीक कर देती और देश के नेताओं को भी ठीक कर देती। ठीक है अशोक जी, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब मैं मंजरी जी से ले लेती हूँ। मंजरी जी, दोनों सवालों का आपसे जवाब लूंगी मैं। देखिए, एक तो जिस तरह से जो तमाम आरोप थे और तमाम बातें थी रचना जी की, एक बार उनका जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज, अशोक जी का कहना है कि साफ तौर पर कि जो जनता, क्योंकि देखिए जनता का जो एक हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इसीलिए हम डिबेट में जुड़ते हैं ताकि वो जनता का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, एक समन्वय बना सकें, क्योंकि प्रवक्ताओं की तो अपनी अपनी बातें होती हैं। लेकिन आपसे जो उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया अशोक जी ने, वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी को सवाल है, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, तो इलेक्शन कमीशन को फ्रंट फुट पे आने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी क्यों फ्रंट फुट पे आ रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ फ्रंट पर आ रही है भाई? हम तो, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं ना, तो हम तो अपना पक्ष रखेंगे इसमें। ये तो हम कहीं चुनाव आयोग का, ये तो कांग्रेस के जमाने में होता था कि चुनाव आयुक्त को आपने चुनाव लड़वा दिया, अगर आपको उन्होंने चुनाव में जिताया है तो, और ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं। दूसरा, चुनावी भ्रष्टाचार की नीति तो कांग्रेस ने पहले ही चुनाव में रख दी थी, 1952 में रख दी थी, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का कार्य कांग्रेस ने और CPI ने मिलकर किया था। उस दौरान 74,333 वोट खारिज किए गए थे, जबकि अम्बेडकर जी केवल 14,561 वोट से हारे थे। तो कांग्रेस ने तो पहले ही चुनाव में संविधान निर्माता और एक दलित नेता को निपटाने का काम किया था, और उस व्यक्ति को जिन्होंने संविधान बनाया, उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और उसके परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है, और आगे तो ऐसे कई उदाहरण है। जैसे 1952 में जो अम्बेडकर जी के साथ हुआ, वही हुआ 1957 में बूथ कैप्चरिंग। और हमने तो खुद देखा है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, बूथ के बूथ लुट जाया करते थे कोई, और इतना गुंडा राज था कि गाँव में और कई बूथों पर ऐसा होता था कि पब्लिक को वोट डालने नहीं जाने दिया जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में आप क्या कहेंगे
उनको तो 14 वोट मिले थे, नेहरू जी को 1 वोट मिला था और प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो शुरू से ये करते आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी ने वोटर एडिशन का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र को लेकर आरोप लगाया। वोटर एडिशन में बहुत ज्यादा, तो इनके वायनाड में जो एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से, नाम उसका वही, बस पिता का नाम बदल जाता है और एड्रेस वही का वही रहता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है हमारे सामने कि जो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे रायबरेली का यदि हम उदाहरण ले लें, वहां पे भी ऐसे कई उदाहरण है। और कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी, जब वोटर लिस्ट बनी तब आप क्या कर रहे थे? जब आपके एजेंट कार्यकर्ता हर बूथ पर होते हैं, फॉर्म 85 भर के देते हैं, तब वो क्या कर रहे थे? अब इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप करने ठीक है मंजू जी, आपका जवाब मिला मुझे। अब इसी जवाब का लेकर रचना जी मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना मंजू जी को, एक कमेंट दे दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं कहूंगी कि अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार पर हम आरोप लगा रहे हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको हमारा साथ देना चाहिए और चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए कि साथ राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप तो दूध का दूध पानी का पानी कर दो, हम तो बड़प्पन उस समय मानेंगे। रही बात आप ये जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी और अंबेडकर जी को, आप लोकतंत्र की और स्वतंत्र, अच्छा जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैं, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जब हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चाहे प्रवक्ताओं की, अभी हमारे साथ मंजू जी जुड़ी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, और भी हम जब बयानों की बात हम कर रहे हैं, नेताओं के बयानों की, तब उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस जब हारती है तभी चुनाव आयोग पर निशाना क्यों साधती है, जब जीतती है तब क्यों नहीं सवाल उठाती? आप एक बात बताइए, हम जब बहुत कम सीटों पे थे और आज 100 सीटों पे आने के बाद भी हम इतना कलेजा रख रहे हैं कि हम तो सभी दूर की बात कर रहे हैं। हम चाहे वो कर्नाटक की बात कर रहे हो, अभी वाराणसी में बहुत बड़ी एक ही पिता के नाम पर 50 बच्चों के नाम जोड़े गए, हमने उसकी भी बात करी, हमने ईवीएम की गड़बड़ी की भी बात करी, हमने वो चार्जिंग जो 90% मतलब 15-15 दिन ईवीएम की मशीनें 15-15 दिन कमरों में बंद रहती है और उसके बाद भी 100% या 99% अगर रहती, तो हम तो सभी दूर की उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो दम से कह रहे हैं ना कि भैया अगर हम भी अगर गलत है तो आप तो हमारी भी जांच करवाइए। आप में है इतना कलेजा कि आप बोल पाएंगे कि ठीक है, अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो हम चुनाव आयोग के साथ हैं, सबकी जांच करवा ली जाए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ही खुद हाल ही में जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो विधानसभा और लोकसभा के बीच में कम से कम लाखों वोटर्स बड़े थे। ये खुद आप पार्टी ने और कांग्रेस ने इस पे मुद्दा बनाया था। आप उसकी बात करें। आप ये देखिए, अभी महाराष्ट्र में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, जब उसमें खुद उनके वहां के अधिकारी कैमरे में कैद हुए थे, अपने हाथ से लिख रहे थे, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप ये तो बताइए, आप लगातार और कब तक पीछे वाली सरकारों को कोसते रहेंगे और अपने को ढांकते रहेंगे? हम ये कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये बताओ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप क्यों इंदिरा गांधी और अंबेडकर जी पे जाते हैं? आप तो ये बताइए, आपके शासन में अगर आप इतने बढ़िया राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त अपने आप को कहते हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि आप अपनी स्पष्टीकरण दीजिए। आप चुनाव आयोग के साथ हो जाइए, राहुल गांधी के लिए भले बेमन से खड़े हो जाइए, पर कहिए चुनाव आयोग से कि साहब ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको जो डाटा देना है दो साहब, हम खड़े हैं आपके साथ। ये बड़प्पन होगा। आप ये मत बोलो कि हम आरोप लगा रहे हैं। अगर लोकतंत्र में, जैसे पत्रकार महोदय ने कहा, लोकतंत्र में यदि कोई बात उठेगी तो वो जाएगी और उठ के रहेगी। आप उसकी सफाई दीजिए। लोग राहुल गांधी जी का मुंह बंद करवाइए, हम तो कह रहे हैं विपक्ष का मुंह बंद करवाइए। आप क्यों इंदिरा जी पे और उन पे चले जाते हैं? आप ये देखो कि आपके चुनाव में क्यों हो रहा है। आपके लगातार ईवीएम की गड़बड़ी, वोटर फर्जी, और हमने तो मैं सबूत के दिए, वो कमरे बताए जिसमें आप जैसे जो सच्चे पत्रकार हैं उन जगहों पर गए और पाया कि वाकई में ये सच है। तो आप उस भी चीज को भी तो स्वीकार करिए। आप ये क्यों स्वीकार नहीं करते कि हाँ आपके शासनकाल में ये हो रहा है, आपके जजों के यहाँ से पैसा निकल रहा है, आपकी लोकायुक्त टीम, ईडी, सीबीआई सब शक के घेरे में है। आप किस तरह के लोकतंत्र की बात करते हैं? यदि लोकतंत्र में उस टाइम की अगर आप हवाला देते हैं तो सबको अपराध भी मिला, हमारी सरकारें भी गिरी। ठीक है, हमसे गलती हुई, तो अगर आपसे गलती हुई तो आप भी सुधारिए ना उन चीजों को। ठीक है रचना जी, आपने कहीं ना कहीं माना कि आपसे भी गलती हुई है और इसलिए सरकार को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अशोक जी, मैं चाहूंगी आप दोनों की बातों को समाप्त कर दीजिए। दो चीज़ों पर मैं चाहूंगी आप समाप्त कर दिए। एक तो जिस तरह से जो आपने सवाल उठाया था मंजरी जैन के लिए, आपने कहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट फुट पे आ रही है, चुनाव आयोग को डील करने दें इन आरोपों से। पर इस पर मंजरी जी का कहना है कि सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे, हम पर भी सवाल उठा रहे, इसलिए हमको जवाब देना पड़ रहा है। ये उनका कमेंट था, जो आपका सवाल था उसका ये जवाब था। इस पर एक कमेंट दे दीजिए। दूसरी चीज़, जिस तरह
जैसे राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया कि जब उन्हें गुस्सा आया था तो आज़ादी मिली थी और अब एक बार इन सभी चीज़ों से फिर से आज़ादी मिलने जा रही है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा जीतू पटवारी ने कहा है क्योंकि राहुल गांधी को गुस्सा आ गया है। देखिए, गुस्से से तो कुछ हासिल नहीं होगा। राहुल गांधी पहले भी गुस्सा करते रहे हैं, उससे कुछ नहीं, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी। एक एक व्यक्ति के पास में 4-4 वोटर आईडी हैं और अगर कहीं किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में अचानक मतदाताओं की बाढ़ आती है, वो कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए हैं सामने कि एक ही घर में 200-250 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो है, इसको तो आप स्वीकार कीजिए। और सरकार जो है वो हर तरह की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अभी उनका हेड कौन है, यही सरकार, मौजूदा सरकार है। वो भले संवैधानिक संस्थाएं जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, सरकार ये कह सकती है कि उसका कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इस देश के अंदर कोई भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे आपके ईसी हो, सब जगह नियुक्ति कौन कर रहा है, यही सरकार करती है ना। तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि उसके शासनकाल में, उसके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ। आपातकाल के लिए केवल इंदिरा जी दोषी थोड़ी ना कहलाती हैं, वो तो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी वो पूरी दोषी कहलाती है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थिति तो ये है कि उसने एक खर्च की सीमा तय कर रखी है कि साहब आप 40 लाख या 50 लाख आप खर्च करेंगे। मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि कौन नेता ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय की गई खर्च की राशि के अंतर्गत चुनाव लड़ता है। कागजों में आप दिखा देंगे नहीं साहब हमने तो इतने खर्च किया, 18 लाख और 20 लाख खर्च किया, करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। झूठ बोलने की आजादी आपको किसने दे रखी है? इलेक्शन कमीशन ने। चाहे आप जनता से जिस तरह के झूठ बोलिए आप। तो इतनी अनियमितताएं जो हो रही हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के दौरान हो रही हैं। अगर बूथ कैचिंग हो रही तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस समय तो पूरा प्रशासन तंत्र जो होता है इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी जो है और सारे अधिकार इसी के पास में होते हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी अगर है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है, उसी की BLO जाते हैं, वही मतदाता सूची तैयार करता है। अगर उसमें इस तरह की गड़बड़ियां हैं कि एक व्यक्ति के 4850 संतानें हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जी। निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन अगर जिम्मेदार, तो ये सब गड़बड़ियां कैसे होती हैं? ये तभी होती हैं जब सरकार आंख मूंद कर बैठी होती है। कोई सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। बिल्कुल, सरकार भी नहीं बच सकती अपनी जिम्मेदारियों से, ना ही इलेक्शन कमीशन बच सकता है। विपक्ष के अगर सवाल है तो चुनाव आयोग को फ्रंट फुट पर आकर इनके जवाबों को देना ही होगा, इनका खंडन करना ही होगा, तभी कहीं हम कह सकते हैं जो सनसनीखेज हमको ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शांत होगा। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपको बहुत धन्यवाद, अर्चना जी आपका बहुत माफ कीजिएगा रचना जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, फर्जीवाड़े के सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं, अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर आगे क्या जवाब देता है, क्या ये मामला कोर्ट पर जाता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह जाता है। ये तमाम सवाल हैं जो कि अभी जनता के मन में है और क्या कुछ आगे कार्रवाई देखने को मिलती है, ये भी अभी सवाल सभी के मन में है, लेकिन इनका जवाब कब तक मिलेगा इस पर सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DN। नमस्कार।